तो देश के बहस में आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक बड़ी कूटनीतिक विजय की, जिसके चलते भारत अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बना है, अध्यक्ष बना है अगस्त महीने के लिए। ये भारत के सर पर सजा एक नया मुकुट है। और अब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को समुद्री मामलों पर ब्रीफ भी किया। उन्होंने कहा कि समुद्र के रास्ते आतंकवाद फैलाया जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। ये साफ संकेत पाकिस्तान और चीन के लिए। बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठाते हैं कि भारत की विदेश नीति असफल रही है, चीन हमारे घर में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से हमारे संबंध ठीक नहीं है, नेपाल हमारे खिलाफ, ऐसे कई सारी बातें बोलते हैं। तो दूसरे इस भाग में हम बात करेंगे कि क्या वाकई भारत की विदेश नीति ठीक नहीं है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुशांत शरीन जाने माने डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट और सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सिक्योरिटी मामलों के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट RSN सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से जुड़ेंगे, इरफान हाफिज लोन पॉलिटिकल एनालिस्ट कश्मीर से जुड़ेंगे, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता दिल्ली से जुड़ेंगे और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के नेता ये मेरे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से। सबसे पहले सुशांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एज ए चेयरमैन संबोधित करना कूटनीतिक लिहाज से ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत के सर पर लगा क्या एक बड़ा तमगा है? एक लिहाज से तमगा है भी और एक लिहाज से एक नॉर्मल औपचारिकता भी है, क्योंकि जो भी मुल्क UN सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनता है वो एक महीना ऐसा, क्योंकि रोटेशन से होता है तो वो एक बारी उसको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है और उस एक महीने के अंदर और इसमें शायद सरकार की आपको सराहना करनी पड़ेगी कि 3 बड़े मुद्दों को लेकर के इस महीने सरकार बढ़ रही है, जिसमें से एक मुद्दा वो था जिस पर आज प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया। हाँ, ये जरूर है कि पहली बारी इस तरीके से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वहां पर संबोधित किया है UN सिक्योरिटी काउंसिल की इस तरीके की चीज की अध्यक्षता। लेकिन मेरे नजर में जो ज्यादा बड़ी उपलब्धि है कूटनीतिक तौर पर वो ये है कि जिस तरीके से जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं आज की डेट में, वो अफगानिस्तान हुआ, मैरीटाइम सिक्योरिटी का हुआ, एक और मुद्दा भी हम उठाने वाले हैं। ये मुद्दे जो हैं बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और अगर हम इसको इंटरनेशनल फोरम जो है यूनाइटेड नेशंस उस पर लेकर के आते हैं और अगले 1.5 साल हम जो उसके सदस्य रहेंगे तो उसमें हम इसको और पुश कर सकते हैं। और अब उसको आप हमारी अच्छी किस्मत कहिए या सरकार की पहल कहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बड़े अहम मौके पर हम UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता है उस पर बैठे हुए हैं और 1.5 साल के लिए बहुत अहम ये मौका रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ हमारे खित्ते में जो कुछ हो रहा है लेकिन दुनिया भर में जिस तरीके की एक पलट हो रही है, दुनिया में एक करवट ले रही है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें भारत को एक मौका मिलता है एक बड़ा अहम किरदार अदा करने का। और खास तौर पर चीन को ले लें या जो नए समीकरण बन रहे हैं उन सबको ले लें, तो मेरे ख्याल ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर सरकार इसमें कोई अच्छी उपलब्धि कर लेती है तो इसमें देश का तो फायदा होगा ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और आप जब कूटनीति की बात करते हैं पूरा देश इसको ध्यान से सुनता है। सीधे चलता हूं डॉक्टर अजीज खान, आप तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति असफल है। इसको कैसे असफल मानेंगे जब भारत न केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बन गया है बल्कि आज प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। आपको तो बधाई देनी चाहिए। देखिए दीपक जी, बहुत बेहतरीन बात आप कर रहे हैं। देखिए जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष का मामला है ये सब अल्फाबेटिकली आता है। इससे पहले फ्रांस के पास था और अब आयरलैंड के पास जाएगा। तो ये एक रूटीन है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो क्रमवार उनको मौका मिलता है। ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो है वो इंडिया जो है वो अध्यक्षता कर रहा है 1 महीने के लिए। ये इससे पहले लगातार चला आया और ये प्रक्रिया होता जाएगा। रही बात आप विदेशी नीति की बात, तो दीपक भाई एक बात आप समझ लें, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम आए और घूमते रहते हैं। अगर कोविड काल ना होता तो मुझे लग रहा है अभी 100-150 कम से कम 40-50 देश में और घूम आते। मेरे ख्याल से कोई महीना नहीं बचता जिसमें वो गए ना हो और जाते ना। एक बात, लेकिन अब वो देश, वो छोटा सा मुल्क नेपाल, जिसको हमने पाला पोसा, साहब उससे हमारी विदेश नीति देखिए, वो हमें आंखें दिखा रहा है। वो चाइना के साथ चला गया। साहब आप ये देखिए, चाइना जो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मन हमारा है अगर कोई देखा जाए तो चाइना, क्योंकि पाकिस्तान तो खुला दुश्मन है लेकिन चाइना साइलेंट दुश्मन है, और जो भी नुकसान मेरा पहुंचाएगा वो चाइना पहुंचाएगा। लेकिन एक तरफ हम उसे झूला झुलाते हैं और दूसरी तरफ वो हमारे दीवार को तोड़ता है, हमारी सुरक्षा को तोड़ता है, हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। ये हमारी विदेश नीति है। हमारी विदेश नीति आप देखिए साहब, हम अमेरिका में किस तरीके से ढोल पीटते रहे साहब, आपकी बार ट्रंप की सरकार, वहां की सरकार बदल गई। हम लगातार अपनी पॉलिसी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे और हम दुश्मनी इनडायरेक्ट वे में खरीद लेते हैं। और आज आप देखिए कि अमेरिका जब भी मौका पड़ा है, अभी इधर आप देखिए उसने आंखें दिखा दी, तो पॉलिसी तो हमारी फेल है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी जी को चाहिए कि आज अगर मौका मिला है अपनी बात रखने के लिए, तो पाकिस्तान को नकाब करने का बहुत बड़ा मौका है। वो जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रहा है, आज मौका है उसे बेनकाब करें, उसकी बात की जाए कि हम लगातार शांति व्यवस्था अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत शांति व्यवस्था में कहीं ना कहीं विश्वास रखता है। ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, बोल लिया डॉक्टर साहब, बहुत लंबा वक्तव्य हो गया है, सीधे गोपाल जी के पास चलता हूं। गोपाल जी ये कह रहे हैं नेपाल जैसा देश हमें आके बता रहा है चीन के बारे में हमारी क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, इसलिए विपक्ष का ये मानना है कि विदेश नीति हमारी भटकी हुई है, या ये कहें फेल है। क्या आप एग्री करेंगे अजीज खान से, डॉक्टर अजीज खान से? देखिए मैं 2-3 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं भी कई जगह गया, यूएस, चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में भी कई डेलीगेशंस में। महत्वपूर्ण होता है विदेश नीति में कि वैश्विक परिदृश्य जब बदलता है तो उसके साथ आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और विश्व स्तर पे आप याचक देश की तरह नहीं जाते बल्कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म से एक नेगोशिएटर की तरफ जाते हैं, तो वह हमारी विदेश नीति की सफलता मानी जाती है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो उनको रिसीव करने और जिस तरह का स्वागत अमेरिका या किसी भी देश में, विश्व के देश में होता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। यह अपनी बढ़ती हुई भारत की विश्व पटल पर का एक परिचायक है। अब आप कहें कि मोदी जी के कारण क्या है, ये बात अलग है, लेकिन आज की वस्तु स्थिति यह है, भारत की स्थिति वैश्विक देशों के नजर में पहले के अलग है। और एक और बात मैं यहाँ पे दीपक कहना चाहता हूँ, विदेश नीति की सफलता या विफलता इस बात से आकलित नहीं होती कि आपके संबंध केवल पड़ोसी देशों से क्या है। आप झुकते रहिए, उनको अपनी जमीन का याद देते रहिए, उनके सामने नाक रगड़ते रहिए, तो आपकी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। लेकिन आज चीन को जिस तरह से धक्का दिखा के भारत आगे बढ़ रहा है, यह सफलता है। चीन हमारे देश की जमीनों पे कब्जा करता था, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने नहीं देता था, ईस्ट में पुल नहीं बनने देता था, प्रधानमंत्री को भारत के अरुणाचल प्रदेश में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए मना कर देता था, और प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह लौट के आते थे। यह स्थिति थी हमारी चीन के साथ। आज पाकिस्तान को ये कह रहे हैं मौका है हमें उसको सबक सिखाने का, ये मौका आज से 70 साल से था। क्या कांग्रेस ने कभी उसको दिखाया, सबक सिखाया? तो हमारी सेना ने जरूर कई बार बहादुरी करी, लेकिन टेबल के ऊपर हमारे नेताओं ने पहले उस युद्ध को हरवा दिया हमें, देश को। आज सर्जिकल स्ट्राइक होती है, म्यांमार में होती है, आज सब जगह पे वैश्विक स्तर पे चाइना के जो बिल्ड रोड जो इनिशिएटिव है उसके खिलाफ अंतर में हम BBIN बना रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल और जो भूटान और इंडिया, इसका सड़क का लेके हम वो करें। क्वेड का कितना बड़ा हमने प्रभावशाली काम किया है। क्वेड के ऑस्ट्रेलिया, चाइना नहीं चाहता था, और ये पिछली सरकारें क्वेड के साथ हमें संबंध नहीं बनाने देती। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। आज मेरे पास यहीं से आगे बढ़ते हैं। दीपक जी 10 सेकंड और दे दीजिए। यहीं से आगे बढ़ते हैं गोपाल जी। विवेक श्रीवास्तव जी, और फिर विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, इरफान हफीज लोन साहब मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट कश्मीर से जुड़ गए।
भाई विवेक श्रीवास्तव जी, आज तो प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को बता दिया कि आपकी विस्तारवादी नीति साउथ चाइना सी में नहीं चलेगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। यह साफ साफ संदेश है भारत का। देखिए, नारे लगाने से देश नहीं चलता और देश चलता है नीतियों से। अभी गोपाल जी की बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इन्होंने कई पॉइंट बोले। सबसे पहली चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कह रहे थे साहब पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी कंट्री ने, हमारे देश ने 70 साल में क्या किया। 1971 का वॉर याद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। हालांकि मैं वॉर के फेवर में नहीं हूं, वॉर मॉन्गरिंग के फेवर में नहीं हूं। मेरे हिसाब से भारत की हर पड़ोसी के साथ एक अच्छी मैत्री होनी चाहिए, यह सिविलाइज्ड एक तरीका है। अगर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साथ रह सकते हैं तो भारत भी अपने पड़ोसियों के साथ रह सकता है। अगर कल पड़ोसी गलत जा रहे हैं तो बातचीत करके, वार्ता करके सुलझाना चाहिए, इसी को नीति कहते हैं। और गोपाल जी, आप जरा यूट्यूब पे जाइएगा और एक वीडियो देखिएगा जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन खुद छतरी उठा करके एस्कॉर्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी कार तक। यह रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट थी जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने लॉन लाइन मूवमेंट चलाया, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि हम ना रूस के साथ रहेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे, दोनों सुपर पावर से हम इक्विडिस्टेंट रहेंगे और अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे, पंचशील। तो ऐसा कहना साहब कि अभी एक नया नया इन्वेंशन हुआ है आपकी फॉरेन पॉलिसी का, ये गलत है। आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उसको रिफाइन करिए। आपके पास टाइम है अभी, आप पूर्ण बहुमत से हैं। हाँ, नहीं, मैं जो आप सुनिए जरा मेरी बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। और 1962 में चाइना के साथ, सुने सर, सुनिए पहले आप सुने, आपने तो सब नकार दिया भारत को, आपने भारत की सेना को भी नकार दिया 70 साल में। बांग्लादेश जो बना वो क्या था? मैं तो तारीफ की है। आप मुझे बताएं ना, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को हमने ऐसा कर दिया और नई चीजों की सर्जिकल, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्व हंस रहा था, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्व का मीडिया हंस रहा था। विवेक एक मिनट रोकता हूं आपको, गोपाल जी जवाब देंगे इसका। 1 मिनट रोकता हूं आपको, आपने अपना पॉइंट रख लिया, लेकिन सब उससे पहले मैं चलता हूं। रीतिका राज मुजफ्फरनगर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। रीतिका, बताइए आप क्या कहेंगी, क्या भारत की विदेश नीति आपको असफल लगती है या भटकी हुई लगती है? आपको क्या लगता है? सर, आज जैसा पीएम मोदी ने पैरिट्स एंड टेररिज्म की बात कही, अगर माना जाए तो वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस का सबसे अहम रास्ता समुद्री रास्ता माना जाता है और यहाँ की लूट बढ़ते दिख रही है। यह एक वाकई चिंता का विषय है जिसपे हम सब देश को मिलकर फैसला करना होगा और जिसका निवारण निकालना होगा। और देखा जाए तो टेररिज्म कहाँ से बढ़ रहा है? रेलवेज बोलते हैं हम अपने हाई अलर्ट पे हैं, एयरवेज अपने अपना सफाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते से ही घुसपैठी टेररिज्म आ रहे हैं। 2008 से ही हिंद महासागर में भारत की नौसेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन सिर्फ हिंद महासागर तक ही आतंकवादी सीमित नहीं है। क्या समुद्री मुद्दे को उठाने के पीछे पीएम मोदी के मुख्य कारण चाइना को टारगेट करना था? क्योंकि जिस दिन चाइना समुद्री में अपने ताकत दिखा रहा है, क्या आज उस मोदी जी के भाषण में यह संदेश था? ठीक है, बिल्कुल था यह संदेश। आपने बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ा। मैं सीधे RSN सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, क्या हालात इतने खराब है जितने हमारे विवेक भाई बता रहे हैं कि नहीं सबसे दोस्ती कर लो, गले लगा लो, चाहे वो पीठ में चूरा बोके? नहीं, इन्होंने एक बात कही कि हमने गुजरे वक्त में हमने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया था दो सुपर पावर्स के बीच में। तो इक्वी डिस्टेंस का ये भी नतीजा था कि आपने उनके सोवियत यूनियन के दबाव में आपने अपना प्रीएम्बल ही बदल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ये वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट ये सोवियत यूनियन के दबाव में हुआ था, ये पूरी दुनिया को मालूम है ये बात। तो ये जब ये कोई ना कहे कि हमने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया था। एक सज्जन ने बोला कि नेपाल में हमारी विदेश नीति फेल हो गई है। शायद वहाँ की आपने नई सरकार की सूरत आपने नहीं देखी है और वामपंथी लोगों को बहुत दुख हुआ होगा वहाँ पे कि ना प्रचंड रहे ना उनके गुरु रहे वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप वही आपको मालदीव्स में भी जो हुआ है अभी, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उससे भी हो सकता है दुख हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
आज जो ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग जो डिबेट बुलाई गई है, आप देखिए कितना ज्वलंत और अहम मुद्दा है। और मेरा अपना हमेशा से मानना है कि जो लद्दाख में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट रिलेशन है या को रिलेशन है जो आपकी जो मैरीटाइम, जो साउथ चाइना सी में जो भी हो रहा है या इंडियन ओशन में हो रहा है, हिंद महासागर में, उससे वो कनेक्टेड है। तो अगर हम भी भाई, अगर कोई हम पर प्रेशर पॉइंट बनाता है लद्दाख में, तो हम भी काउंटर प्रेशर पॉइंट बनाएंगे। और काउंटर प्रेशर पॉइंट जब बनाएंगे तो उसमें हमारे इंटरेस्ट है। ये कोई कह रही थी मोहतरमा, आपको बता दें कि 50% जो हमारा ट्रेड जो जाता है बाहर को, वो साउथ चाइना सी को होके जाता है, ठीक है ना, वो पैसिफिक से होके जाता है। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, हमारे तो सर्वाइवल का सवाल है। और जब सर्वाइवल की बात आएगी तो हम हर उस देश के साथ मिलेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कोई देश हो। हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और इसीलिए हमने तीन जहाज भेजे हैं, साउथ चाइना सी में। आपका कहने का क्या मतलब है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी? हम पड़ोसी, कोई कह दे, कोई ये कहता है कि भाई हम स्प्राइटली आइलैंड्स को, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम नहीं मानते हैं। क्या ऐसे पड़ोसी से हम अच्छे मधुर संबंध बनाएंगे? क्या वैसे सब पड़ोसी से मधुर संबंध बनाएंगे जो कि दुनिया का सबसे पहला समुद्री जिहाद नहीं तो आप 26 से 11 को किया था? नहीं, क्या हम उस देश से मधुर संबंध बनाएंगे कि जब आपका सिद्धू, पहले साहब बाजवा, सब आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप किसी के साथ नहीं, सिद्धू जब बाजवा के साथ गले मिल रहा था, उस समय जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग फैसिलिटी में समुद्री जिहाद की परिषद की जा रही थी। तो सर सुनिए, आज हमारे देश का तबाही हिंदुस्तान को ये इंपोर्टेड विचारधाराओं से है। और वो इंपोर्टेड विचारधाराएं हैं जिहाद और कम्युनिज्म। जो भी विचारधारा आपके पास, जो आपके मिट्टी से नहीं निकली हुई है, वो विचारधारा आपको तबाह करेगी। हम भी ठीक बात है। सीधे मैं इरफान लोन साहब के पास चलता हूँ। इरफान लोन साहब, आज तो आपको फख्र होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात की। देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपको इस बात को समझना कि जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि विदेश नीति जो भारत सरकार वो इस कारण विफल है कि उनका जो संयुक्त राष्ट्र उन्होंने शायद कहीं डिकेड्स से आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 60 इयर्स के बाद कश्मीर की चर्चा हुई। कश्मीर पे चर्चा संयुक्त राष्ट्र में हुई। चीन ने किस तरीके से आक्रमण किया आप जानते हैं। इसी तरीके से सीए के बाद आपने देखा बांग्लादेश किस तरीके से उन्होंने रुख अपनाया भारत के। तो जब आप पाकिस्तान के साथ कैसे हालात है ये भी आपको पता है। जब आपके जो पड़ोसी है बांग्लादेश के साथ हमेशा हमारे सामान्य संबंध रहते थे, लेकिन सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपने देखा कि उनका क्या रवैया रहा भारत के प्रति। तो इन हालातों के बीच आप अगर फिर भी ठीक है, जल्दी से गोपाल जी से 30 सेकंड का जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी, सभी लोग जितने भी विपक्ष के दल हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए भाई, हालात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। आप एग्री करेंगे क्या? करें, आपके पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है। देखिए, पड़ोसियों से जिनसे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, पूर्व की नीति रहती थी कि उनके सामने घुटने टेकते रहो और बातचीत करते रहो। और भारत अब की बार नीति है कि जब तक आप तो बढ़ावा देते रहेंगे, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। चीन के साथ अगर हमारे संबंध खराब है तो इसलिए खराब है कि हम उसके साथ कन्फ्रंट करने के लिए
बराबरी की लड़ाई करने के लिए तैयार है। चीन के साथ भी हमने संबंध खराब, पाकिस्तान के साथ भी संबंध खराब, बांग्लादेश के साथ भी संबंध खराब। आज 16 सबके साथ खराब। बड़े बड़े सड़कें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे पहली बार बन रहा है। इसके कारण पहली दफा अच्छा, सब बोल रहे हैं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। विवेक जी रुक जाइए, इरफान टेरिटरी है, उसे अपनी टेरिटरी दिखाई। इरफान साहब रुक जाइए, गोपाल जी आप भी रुक जाइए, आपने अपनी बात रख ली। मैं सीधे अपने दर्शक शिखर शुक्ला के पास दिल्ली चलूंगा। शिखर, क्या मानते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में? क्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति आगे बढ़ी है? सर, सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये इस वक्त पूरे भारत के लिए गौरवान्वित होने का समय है, क्योंकि 75 वर्षों में भारत का पहला प्रधानमंत्री मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नेतृत्व कर रहा है। दूसरी बात सर, वन अर्थ फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार हर साल समुद्री रास्ते से जो डकैती होती है उससे पूरे विश्व को 12 अरब डॉलर का नुकसान होता है। दूसरी बात सर, भारत के लिए ये इसलिए जरूरी हो गया है समुद्री नीति, क्योंकि सर देखिए 2016 में पाकिस्तान ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की। उसके साथ साथ कई और ऐसी नीतियां थी जो समुद्र क्वाड का हाल ही में संगठन हुआ, क्वाड बना। किस लिए? जो चीन की जो तानाशाही खास करके प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रही है उस पे कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, ना सिर्फ भारत के लिए, और प्रधानमंत्री जी की यही नेतृत्व, जो उनका विजन है कि ना सिर्फ भारत पर ही पूरे वैश्विक स्तर पर शांति फैले, जो उनका मेन मोटिव है। लेकिन हाँ, आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सेना पे जो पूरी तरीके से मोदी जी ने ध्यान दिया है, लेकिन अब सेना के साथ साथ नौसेना पर भी पूरी तरीके से जोर देना पड़ेगा। हालांकि अभी हाल ही में विक्रांत जो हम लोगों के ऐड हुआ है नौसेना में, वो बहुत शुक्रिया शिखर। सबको सुन लिया है सुशांत सरिन जी ने। ब्रेक के बाद शुरुआत होगी सुशांत सरिन जी से। फिलहाल एक ब्रेक।